Hey guys, welcome to my channel Teach to Learn. As you know, we have started NCERT series and now we have complete 10 chapters in our NCERT series. Today we are going to start a new chapter, chapter number 11, that is light. If you still not watched the previous videos, you can check the description box. A link has been provided. So let's start our chapter. You might have seen a beam of sunlight when it enter a room through a narrow opening or hole. इन्होंने क्या कहा गया है कि आपने बीम ऑफ सनलाइट तो ज़रूर देखी होगी जब आपके रूम में अगर या तो थोड़ी सी नैरो ओपनिंग हो या फिर कोई होल हो। इसका मतलब हमारा रूम क्या है, पूरा का पूरा बंद है, पर यहाँ पे एक थोड़ी सी नैरो ओपनिंग है। अगर यहाँ पे नैरो ओपनिंग होगी तो जब सन की लाइट इस नैरो ओपनिंग में से आएगी तो वहाँ पर हमें क्या दिखेगी, एक बीम ऑफ लाइट ऐसे रूम के अंदर हमारे आती हुई दिखेगी। तो ये क्या है, बीम ऑफ सनलाइट, क्योंकि इसमें सन की लाइट आ रही है। तो बीम ऑफ सनलाइट का मतलब क्या है कि एक सोर्स से, जैसे कि यहाँ पे सोर्स क्या है, सन है, इस सोर्स से एक लाइट ट्रैवल कर रही है इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, वही क्या है, बीम ऑफ सनलाइट है। इस सनलाइट की बीम है। आपने इस तरह का तो जो सिचुएशन है इसको ज़रूर नोटिस किया होगा। अगर इसे नोटिस नहीं किया है तो आप अभी क्या करें, अपने रूम को पूरा बंद कर लें, पूरा अंधेरा कर लें और वहाँ पे एक थोड़ी सी जगह छोड़ दें, ऐसी जगह कि जहाँ से जो सन है उसकी क्या आ सके, रोशनी उस थोड़ी सी जगह से अंदर आ सके। यू माइट, अगर आपने ये चीज़ नहीं देखी है तो आपने ये चीज़ तो ज़रूर देखी होगी, बीम ऑफ लाइट, जो लाइट की बीम, हेड लैम्प्स ऑफ स्कूटर के जो हेड लैम्प होते हैं उनकी बीम, कार के हेड लैम्प, या फिर इंजन ऑफ ट्रेन, जैसे कि यहाँ पे हमें ट्रेन के इंजन है उसका हेड लैम्प की ये बीम दिखाई हुई है। ये क्या है, यही है, क्योंकि इनका जो सोर्स क्या है, ये लाइट है और इस सोर्स ऑफ लाइट से जो बीम है, मीन्स ये लाइट इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, तो यही क्या हो गई, बीम्स ऑफ लाइट हो गई। यहाँ पे आप एक और भी एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे ये क्या है, लाइट हाउस है। इस लाइट हाउस की भी बीम ऑफ लाइट्स हमें दिख जाएंगी। यू मे हैव सीन अ बीम ऑफ सर्च लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस और फ्रॉम अ एयरपोर्ट टावर। अगर आपने इनमें से भी कुछ भी नहीं देखा है तो आपने एक टॉर्च तो ज़रूर ही देखी होगी, क्योंकि टॉर्च को जब आप ऑन करेंगे तो वो भी हमें क्या दिखाएगी, बीम ऑफ लाइट दिखाएगी। अब हम यहाँ पे बात तो कर रहे हैं बीम ऑफ लाइट, बट आखिरकार इन सारे जो एक्सपीरियंस हैं इन सब का मतलब क्या है, इन सारे चीज़ों से कंक्लूज़न निकल के क्या आता है, इन सब से कंक्लूज़न ये निकल के आ रहा है कि जो लाइट है वो किस तरह ट्रैवल कर रही है। लाइट ट्रैवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कि जो लाइट है वो उसकी डायरेक्शन ट्रैवल करने की क्या है, स्ट्रेट लाइन में है। क्योंकि हमने देखा जब हम टॉर्च को ऑन करेंगे तो भी जो बीम ऑफ लाइट की होगी वो भी क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। जैसे यहाँ पे इस जो ये लाइट हाउस है यहाँ पे भी हमें दिख रहा है, जो लाइट है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। या फिर हम इनके हेडलैम्प से भी देख सकते हैं कि लाइट किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। तो इस चीज़ को समझने के लिए जो बूझो है उसे एक एक्टिविटी याद आई है जो उसने क्लास 6th में पढ़ी थी। इस एक्टिविटी में वो क्या करता है, ही लुक्ड एट अ लाइटेड कैंडल फर्स्ट थ्रू अ स्ट्रेट पाइप एंड देन थ्रू अ बेंट पाइप, जैसे कि इस फिगर में दिखाया हुआ है। सबसे पहले वो एक कैंडल को एक स्ट्रेट पाइप से जब देखेगा तब वो क्या देखता है कि इस कैंडल की जो लाइट है उसे दिख जाएगी इस स्ट्रेट पाइप से। पर जब वो इसी कैंडल की लाइट को इस बेंट पाइप से देखने की कोशिश करेगा तब वो क्या देखता है कि इससे उसको इस कैंडल की लाइट नहीं दिखाई देती है। तो इससे आखिर कंक्लूजन निकला क्या, वाई वॉज बूझो नॉट एबल टू सी द कैंडल फ्लेम थ्रू द बेंट पाइप। इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला कि बूझो आखिर देख क्यों नहीं पाया, क्योंकि जो लाइट है सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल कर रही है। हमें पता चला यहाँ से कि यहाँ से लाइट इस पाइप में गई तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करके वो इसकी आइज़ में गई तो फिर उसे
वहाँ से दिख गई लाइट अच्छे से। पर बेंट पाइप से क्या हुआ, लाइट यहाँ से तो स्ट्रेट गई, पर वो ऐसे अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती तो फिर वो क्या होती, यहाँ से ऐसे बेंट हो जाती और वो इसकी आइज़ में पहुँच जाती। पर इस वाली पाइप से तो उसको लाइट दिखी ही नहीं। इसका मतलब कि लाइट ऐसे बेंट होके नहीं गई। इससे फिर क्या कंक्लूज़न निकला कि जो लाइट है सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल कर पाती है। पर अब अगर लाइट अकेले स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, तो फिर क्या ऐसा कोई मेथड है जिससे हम लाइट का पाथ चेंज कर सकते हैं? और मैंने आपसे एक एक्सपेरिमेंट करने को कहा था कि आप क्या करें, एक मिरर या फिर कोई भी शाइनी या फिर पॉलिश्ड सरफेस, मतलब एक साइड पॉलिश्ड हो और एक साइड शाइनी हो, ऐसे सरफेस पे लाइट को फॉल करा कर देखिएगा और फिर उसके बाद नोटिस करना कि इससे लाइट का पाथ चेंज होता है या नहीं। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे कि जब आप ऐसा करेंगे तो फिर जो लाइट का पाथ है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जो चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, इसी को ही हम, इसी फिनोमेना को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब हम किसी भी शाइनी सरफेस के ऊपर लाइट को डालते हैं और वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, यही एक तरीका है लाइट की डायरेक्शन को चेंज करने का कि हम उसे किसी शाइनी सरफेस पे फॉल कराएं, तभी ही वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, कोई भी स्टेनलेस स्टील की प्लेट है या फिर शाइनिंग स्टील स्पून है, कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। आप इसे छोटे होते हम तो भाई बहुत करते थे, अब आप भी अगर ट्राई करना कि जो प्लेट है, अगर आप उस प्लेट के ऊपर सन की रेस को पड़वाएंगे, जैसे एक प्लेट है इसके ऊपर अगर सन की रेस पड़ेगी ना, तो आप देखना कि कैसे उसकी रेस रिफ्लेक्ट होके कहीं और जा रही है। या फिर स्पून के साथ भी आप इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं कि हाँ, उसके ऊपर अगर सन की रेज़ या फिर कोई टॉर्च की रेज़ पड़ेगी तो वो भी अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। तो फिर ये सारी चीज़ें क्या हो गई, शाइनिंग चीज़ें हो गई, इनके ऊपर भी लाइट पड़ने से वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही हैं। एंड द सर्फेस ऑफ वाटर कैन ऑल्सो एक्ट लाइक अ मिरर एंड चेंज द पाथ ऑफ लाइट। जो वाटर की सरफेस है वो भी लाइट की पाथ को चेंज कर सकती है। अब इसके लिए क्या आपने ट्रीज या बिल्डिंग की रिफ्लेक्शन वाटर में देखें, जैसे इन्होंने इस फिगर में दिखाया हुआ है। जैसे देखिए ये क्या है, जो ट्री यहाँ पे लैंड पे है वही सेम हमें इस वाटर में भी दिखाई दे रहे हैं, बस क्या है, ये हमें उल्टे दिखाई दे रहे हैं बस। पर हम किसकी बात कर रहे हैं कि हमें दिखाई दे, इसकी भी रिफ्लेक्शन हो रही है, इसकी रिफ्लेक्शन हो रही है इस वाटर में। इसी के कारण हमें ये जो ट्रीज़ वगैरह हैं, ये जो भी बिल्डिंग्स वगैरह हैं, इन सब की इमेज हमें इस वाटर में क्या हो रही है, दिखाई दे रही है। इससे भी क्या पता चल रहा है कि जो वाटर है वो भी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होगी तभी तो हमें उनकी लाइट की रिफ्लेक्शन से इनकी इमेज हमें यहाँ इस वाटर में दिखाई देगी। कोई भी पॉलिश या फिर कोई भी शाइनी सरफेस किसकी तरह एक्ट करता है, एक मिरर की तरह एक्ट करता है। और क्या हो अगर लाइट मिरर पे फॉल हो, तो हम देख ही रहे हैं, अगर कोई भी लाइट किसी शाइनिंग सरफेस या पॉलिश्ड सरफेस या भी किसी मिरर पे फॉल होगी तो फिर वो क्या करेगी, उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी। और दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मीन्स कि लाइट की क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रही है। अब इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए हम एक एक्टिविटी डिस्कस करते हैं, एक्टिविटी 11.1। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक टॉर्च चाहिए होगा, उसको कवर करने के लिए चार्ट पेपर और 3 नैरो स्लिट्स एज शोन इन फिगर 11.5। अब जैसे इस फिगर में दिखाया हुआ है, ये क्या है, टॉर्च है। इस टॉर्च को बाकी तो पूरा कवर किया हुआ है, बाकी हमें यहाँ पे 3 नैरो स्लिट्स चाहिए, बाकी चीज़ों को कवर कर दिया हुआ है। और ये जो ब्राउन कलर का दिख रहा है ये क्या है, चार्ट पेपर है, जो हमने एक वुडन, मतलब एक लकड़ी का बोर्ड है, उसके ऊपर इस चार्ट पेपर को रखा हुआ है।
और उसके बाद फिक्स अ प्लेन मिरर स्ट्रिप वर्टिकली। फिर ये जो दिख रहा है हमें, ये क्या है, एक प्लेन मिरर है जो इस बोर्ड के ऊपर चार्ट है और उसी चार्ट के ऊपर हमने इस प्लेन मिरर को वर्टिकली फिक्स कर दिया है। नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर फ्रॉम द टॉर्च विद स्लिट्स। अब इस स्लिट्स से हम क्या करेंगे, जो बीम ऑफ लाइट है, बीम ऑफ लाइट मतलब कि जो लाइट की किरण है, उसको हम इस मिरर के ऊपर फॉल कराएंगे इन्हीं स्लिट्स से। टॉर्च को ऑन किया, स्लिट्स हैं, उन्हीं स्लिट्स से ये जो लाइट है इस मिरर के ऊपर फॉल करेगी। हमें इसे ऐसे एडजस्ट करना है कि ये जो लाइट है इस पेपर पे भी दिखे, और पेपर पे दिखने के बाद मिरर में तो चलो दिखेगी ही, और इसको थोड़ा सा ऐसे टेल्टेड हमें रखना है, मीन्स किसी एक एंगल पे रखना है। क्योंकि इसको हम यहाँ पे ऐसे सामने भी तो रख सकते हैं, पर सामने रखेंगे तो सामने वाली जो, अगर हम बिल्कुल नॉर्मल रखते हैं किसी भी चीज़ को, किसी मिरर के नॉर्मल, तो फिर वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर उसी डायरेक्शन में वापस आ जाती है, फिर हमें रिफ्लेक्शन शो नहीं होगी। इसीलिए हमें रिफ्लेक्शन देखने के लिए इसको थोड़ा इस टिल्टेड पोजीशन पे रखना है, एक एंगल पे रखना है, ताकि हमें उसकी रिफ्लेक्शन क्लियरली यहाँ पे शो हो सके। वही इन्होंने कहा है टॉर्च को इस तरह रखना है कि उसकी जो लाइट है चार्ट पेपर पे भी दिखे, और इस तरह उसको एडजस्ट करना है कि प्लेन मिरर की जो टॉर्च है स्ट्राइक द प्लेन मिरर एट एन एंगल, एक एंगल पे भी इस टॉर्च की लाइट इस प्लेन मिरर से क्या करे, ऐसे स्ट्राइक करे। डज द मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन इट। अब हमें दिख रहा है कि हाँ, मिरर क्या कर रहा है, इस लाइट की डायरेक्शन को, जो बिल्कुल इस तरह जा रही थी उसकी डायरेक्शन को इसने इस डायरेक्शन में चेंज कर दिया। तो अगर हम टॉर्च को इधर उधर मूव करेंगे तो क्या जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसमें भी कोई चेंज आएगा? यस, आप इसे करके भी देख सकते हैं। जब हम टॉर्च को इधर लेके आएंगे तो जो इसकी जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसमें भी चेंज, उसकी डायरेक्शन में भी चेंज हमें दिखाई देगा। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, अगर हम बिल्कुल इसको नॉर्मल रखेंगे तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है हमें ऐसे लगेगा ही नहीं कि लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि वो बिल्कुल इसके नॉर्मल वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाएगी। इसका मतलब अगर हम इस टॉर्च को इधर या उधर मूव करते हैं तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसमें भी चेंज आता है। लुक इनटू द मिरर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट। डू यू सी द स्लिट इन द मिरर? तो क्या हम देख पा रहे हैं कि ये जो स्लिट है ये हमें इस मिरर में भी दिखाई दे रही है। और ये हमें कहाँ से दिखाई देगी? अगर हम यहाँ से देखेंगे, जहाँ से ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट, जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये वाली जो स्लिट है, ये जो स्लिट है इसकी डायरेक्शन हमें इस रिफ्लेक्टेड लाइट जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हुई है वहाँ से हमें दिखाई देगी। दिस इज़ द इमेज ऑफ द स्लिट्स। अब हमें पता है ये क्या है, इमेज है, क्योंकि इसका जो रियल पार्ट है वो तो यहाँ है, ये रहा रियल पार्ट, और ये मिरर में हमें दिखाई दे रहा है। तो मिरर में जो भी चीज़ हमें दिखाई देती है उसको हम क्या कहती है, इमेज कहते हैं। यहाँ पे स्लिट है तो हमें स्लिट की इमेज बोलेंगे। अगर यहाँ पे कोई और चीज़ रखी रहती हमने मिरर के सामने, तो हम, अगर जैसे बॉल रखा है तो हम क्या कहेंगे, मिरर में जो बॉल दिखाई देगा फिर हम कहेंगे कि वो इमेज किसकी है, बॉल की है। ठीक है। दिस एक्टिविटी शोज हाउ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर। अब इस एक्टिविटी से हमें क्या दिख रहा है कि कैसे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है इस प्लेन मिरर से। अब हमने यहाँ पे एक इमेज की बात करी कि यहाँ पे इमेज बनी है, उसको समझने के लिए हम एक और एक्टिविटी को करते हैं, फिर ये उस एक्टिविटी से हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस इमेज के बारे में। जो एक्टिविटी 11.2 है उसके लिए हमें एक कैंडल चाहिए, लाइटेड कैंडल चाहिए। आप इसे टीचर की प्रेजेंस या भी किसी एल्डर पर्सन के प्रेजेंस में ही करें। अब इसमें करना क्या है, एक लाइट कैंडल को प्लेन मिरर के सामने रख देना है। ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ कैंडल। इसकी जो फ्लेम है उसको देखने की कोशिश करें इस मिरर में। इट अपीयर एज इफ़ अ सिमिलर कैंडल इज़ प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर। अभी हमें ऐसे लगेगा कि जैसे इसी कैंडल के पीछे बिल्कुल इसी जैसी सेम कैंडल पीछे रख दी गई है, पर असल में ये कैंडल तो एक ही है, बस जो हमें
मिरर के अंदर दिखाई दे रही है, विच अपीयर बिहाइंड द मिरर, मतलब जो इस मिरर के अंदर दिखाई दे रही है वो बस क्या है, इस रियल वाले मिरर की क्या है, इमेज है। समझ आया? फिर इमेज क्या होगा, मीन्स जो भी रियल ऑब्जेक्ट है, जो कैंडल इटसेल्फ है वो तो उसको तो हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट है। और जो इस ऑब्जेक्ट का चीज़ हमें मिरर में दिखाई देगी उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, वो इस ऑब्जेक्ट की क्या है, इमेज है। नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब इस कैंडल को इधर उधर मूव करके देखें इसी मिरर के सामने, तो क्या, और हर केस में उसकी इमेज भी देखें, तो हम क्या देखेंगे, वॉज द इमेज अपराइट इन ईच केस। तो हम देखेंगे कि हम जिस भी डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट को, मीन्स इस कैंडल को लेके जाएंगे उसी डायरेक्शन में ये इमेज भी मूव करेगी। अगर हम इधर लेके आएंगे तो इमेज भी इधर आएगी, मतलब जिस भी डायरेक्शन में लेकर जाएंगे उसी डायरेक्शन में इसकी इमेज भी क्या कर रही होगी, मूव कर रही होगी। अब हम आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि पहेली का क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे पहेली ये जानना चाहती है कि जो भी थिंग्स हमें दिखाई देती हैं, अब ये मत कहना कि आँखों से दिखाई देती है, उसे पता है आँखों से दिखाई देती है, पर आँखों से भी हमें कैसे दिखाई देती हैं उसका क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो वहाँ पे बूझो इसे कहता है कि जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तभी दिखाई देता है जब कोई लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके हमारी आँखों पर आती है, तभी ही हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। अब आप तो कहेंगे ये तो बहुत लंबा सा प्रोसीजर लग रहा है, पर ये लंबा नहीं है, क्योंकि जो लाइट की स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी होती है लाइट की स्पीड। मतलब 1 सेकेंड में वो इतने मीटर कवर कर सकती है। तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि लाइट को कितना, मतलब बहुत ज़्यादा कम टाइम लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे फॉल होने में और उस ऑब्जेक्ट से हमारी आइज़ तक पहुंचने में। जैसे हम मान लीजिए कि हमने किसी बॉल को देखना है, तो वो बॉल हमें तभी दिखाई देगी जब कोई लाइट उस पर पड़ेगी और वो लाइट रिफ्लेक्ट हो के दोबारा हमारी आँखों पर आएगी, तभी ही जाके हमें वो जो ये बॉल है वो हमें दिखाई पड़ेगी, ठीक है। यही कारण है कि हमें अंधेरे में कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई क्यों नहीं देता, क्योंकि अंधेरे में लाइट तो होती नहीं है। अब जब लाइट ही नहीं है, लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी ही नहीं, तो उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक कैसे आएगी। इसी के कारण ही हमें अंधेरे में कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है। यहाँ पे बूझो ने क्या नोट किया है अपनी नोटबुक में कि जो उसकी इमेज है सेम साइज़ की बनी है जब वो मिरर में देखता है। अब मिरर का यूज़ करना तो आपको अच्छे से पता ही है कि कैसे सब मिरर का यूज़ करते हैं अच्छे से सजने संवरने में, ठीक है। तो उसी मिरर में बूझो ने ये नोटिस किया है कि मिरर जैसा भी मर्जी हो, उसकी इमेज उस मिरर में बिल्कुल सेम साइज़ की बन रही है। मिरर छोटा हो चाहे बड़ा, उसकी जो इमेज है, तो हमने क्या देखा कि इमेज हमेशा सेम साइज़ की ही बनती है। कोई भी मिरर चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, वेदर द मिरर इज स्मॉल और लार्ज। तो जो ये तो हमें ये होगा कि जैसे अब ये इस चीज़ को हम यहाँ भी समझ सकते हैं। यहाँ पे तो इन्होंने क्या किया है, इसकी मिरर इमेज हमें पूरी दिखाई नहीं दे रही है, पर अगर हम इस मिरर को थोड़ा पीछे लेकर जाएं तो हम क्या देखेंगे कि ये जो कैंडल है इसकी भी पूरी फुल इमेज हमें दिखाई दे जाएगी इस मिरर में, ठीक है। तो उसके बाद ये तो बात ये हो गई कि सेम साइज़ की बनती है। पहला पॉइंट तो ये होगा कि प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनेगी, सेम साइज़ की बनेगी। और दूसरा पॉइंट क्या है कि जो फ्लेम है हमेशा हमें जो कैंडल है, जो एक ऑब्जेक्ट है, इस कि बिल्कुल ऊपर ही दिखाई दे रही है इस इमेज में, चाहे हम इसे यहाँ लेके जाएं चाहे इधर लेके जाएं। अब ऐसा तो है नहीं कैंडल हमें इस प्लेन मिरर में ऐसे दिखाई देने लग जाए कि उसकी फ्लेम ऐसे उल्टी है, ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा ना हमें। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो इमेज है वो इरेक्ट भी है। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा, कि इमेज सीधी भी बनी है किसमें, प्लेन मिरर में। एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर,
तो 2 पॉइंट हमें पता चले कि जो इमेज बन रही है प्लेन मिरर में वो इरेक्ट भी है और बिल्कुल सेम साइज़ की बन रही है जो उस ऑब्जेक्ट का साइज़ है। नाउ place a vertical screen behind the mirror. Try to obtain the image of candle on this screen. Can you get the image of screen? तो हम यहाँ पे इन्होंने बात करी है कि अगर इस मिरर की जगह हम कोई जो ये स्क्रीन दिख रही है, जो ये ब्राउन ब्राउन सी चीज़ है, तो क्या इस पे हमें इमेज दिखाई देगी इस कैंडल की? नहीं, या इस पे हमें किसी भी तरह इमेज दिखाई नहीं देगी, चाहे तो ये इस मिरर के पीछे है या फिर अगर हम इसे इस मिरर के आगे भी ला के रख देंगे ना, तो भी हमें इसमें जो कैंडल है इसकी इमेज नहीं दिखाई देगी, क्योंकि इस सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी। जब लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही है तो फिर इसी के कारण हमें उससे इमेज भी दिखाई नहीं देगी। वही उन्होंने बोला है, हमें किसी भी तरह, चाहे हम उसको स्क्रीन को आगे रख लें, चाहे उस स्क्रीन को क्या रखें, पीछे रखें, हमें किसी भी तरह कैंडल की इमेज उस स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगी। ये तो हो गया इसकी बात। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। अभी तो हमने 1-2 चीज़ें पढ़ ली कि जो इमेज बन रही है सेम साइज़ की और सीधी बन रही है, तो क्या जो डिस्टेंस है, मतलब कि जितने डिस्टेंस पे हमने यहाँ रखा है 2 सेंटीमीटर मान लो, तो क्या जो इस मिरर के अंदर बनी है उसके अंदर भी 2 सेंटीमीटर दूरी हमें दिखाई देगी। अब ये चीज़ को हम एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी करते हैं, उससे हमें पता चलेगा। तो इस एक्टिविटी के लिए हमें एक चेस बोर्ड चाहिए। अगर चेस बोर्ड नहीं है तो आप एक चार्ट पेपर 8x8 स्क्वायर मतलब इक्वल साइज़ के स्क्वायर का बना सकते हैं। ड्रॉ थिक लाइन इन द मिडल ऑफ द पेपर। जो पेपर का मिडल है, जैसे ये पूरा पेपर है, इसका जो मिडल पार्ट है उस पर बिल्कुल थिक लाइन क्या करनी है, आपने ड्रॉ कर लेनी है और उसी पे ही प्लेन मिरर रख देना है और उसके सामने कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट या जैसे कि पेंसिल, शार्पनर एट द बाउंड्री ऑफ द थर्ड स्क्वायर काउंटिंग फ्रॉम द मिरर। मतलब कि मिरर का जो सेंटर है वहाँ पे मतलब जो पेज का सेंटर है वहाँ पे तो मिरर रख दिया और इसका 1, 2 बिल्कुल काउंट करके 2 या 3 पोजीशन पे हमने क्या रख देना है, कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट जैसे कि पेंसिल, शार्पनर ये। और फिर इस मिरर में हमने नोटिस करना है कि मिरर में भी हमें ये थर्ड पोजीशन पे रखा है, तो क्या मिरर के अंदर भी हमें थर्ड पोजीशन पे ही उसकी इमेज दिखाई देगी या फिर नहीं दिखाई देगी, उसकी पोजीशन को चेक करना है। तो हम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इस फिगर में क्लियरली दिखाया है, इसके यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे रखा है शार्पनर को, तो जो इमेज है उसमें भी हमें ये जो क्या कहते हैं, ये शार्पनर है उसकी इमेज थर्ड पोजीशन पे ही दिखाई देगी। उसके बाद अगर हम इसे फोर्थ स्क्वायर पे रखें तो इमेज के अंदर भी इस मिरर के अंदर की जो इमेज है उसमें भी हमें इसकी इमेज फोर्थ स्क्वायर पे ही दिखाई देगी। तो इससे हमें एक रिलेशन पता चला डिस्टेंस और इमेज के बीच में कि जो इमेज बन रही है एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब कि इमेज का डिस्टेंस और ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस सेम ही है। जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट पड़ा है आगे, उतने ही डिस्टेंस पे उसकी इमेज बनेगी उस मिरर के पीछे। नाउ वेरीफाई दिस बाय प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द चार्ट पेपर। आप इस चीज़ को वेरीफाई भी कर सकते हैं इस चार्ट पेपर या फिर इस चेस बोर्ड पे कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख के। जहाँ भी आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे आप नोटिस करेंगे कि इस मिरर में भी उसकी इमेज उतने ही डिस्टेंस पे बन रही है। पहेली ने नोटबुक पे क्या नोट किया है कि जो प्लेन पेपर है, प्लेन मिरर है, उस पे इमेज मिरर के पीछे बनती है, वो बिल्कुल सीधी होती है, सेम साइज़ की होती है और बिल्कुल ही सेम डिस्टेंस पे बनती है फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब कि जितनी भी दूरी पे वो ऑब्जेक्ट है इस मिरर्स के आगे, उतनी ही दूरी पे उसकी इमेज भी बनेगी और इमेज बिल्कुल सीधी होगी, सेम साइज़ की होगी और उसका डिस्टेंस भी सेम होगा। तो राइट और लेफ़्ट
ये जो लेफ़्ट और राइट है ये किसके पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, मिरर के पर्सपेक्टिव में। क्योंकि हमने देखा था कि मिरर में जो हमारी इमेज बनती है उसके लिए हमने अलग अलग एक्टिविटी करी, उसी से हमें पता चला कि वो क्या है, इरेक्ट है। मतलब कि इमेज हमारी कैसी है, सीधी बन रही है, सेम साइज़ की बन रही है और बिल्कुल ही सेम डिस्टेंस पे बन रही है मिरर से। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। और आज हम मिरर के में जो इमेज बनती है उसका एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, देखते हैं वो क्या है। क्या आपने कभी भी एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस नोटिस किया है अपनी और अपनी इमेज के बीच में? क्योंकि अभी तक तो हम जो भी देख रहे हैं कि जो हम और हमारी जो इमेज है वो हर पर्सपेक्टिव में सेम ही है, सीधी भी है, सेम साइज़ भी है, सेम डिस्टेंस भी है। क्या कोई भी उसमें इंटरेस्टिंग सा डिफरेंस आपने नोटिस किया है? तो आज हम वही डिफरेंस ही देखेंगे। उसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 11.4। इसमें क्या करना है, आपको एक प्लेन मिरर लेना है और उसके सामने बिल्कुल सीधे खड़े होकर अपनी इमेज को देखना है। जब आप अपना लेफ़्ट हैंड रेस करेंगे तो आपने ये नोटिस करना है कि क्या आपकी जो इमेज है जो किस में दिखाई दे रही है, मिरर में आपको दिखाई दे रही है, क्या उसने भी लेफ़्ट हैंड ही अपना रेस किया है या नहीं। आप ये अभी जब मैं आपको समझा रही हूँ उसी टाइम ही आप ये करके देख सकते हैं कि आप मिरर के सामने जाइए और अपना लेफ़्ट हैंड रेस कर लीजिए और उसके बाद देखिए कि आपकी जो इमेज है क्या वो भी लेफ़्ट हैंड रेस कर रही है। उसके बाद अपने राइट ईयर को टच करिए। फिर आपको आपका कौन सा हैंड आपके कौन से ईयर को टच करता हुआ दिखेगा इमेज में, इस चीज़ को केयरफुली ऑब्ज़र्व करिए। जब आप इसे ऑब्ज़र्व करेंगे तो आप देखेंगे कि मिरर में जो आपका राइट हैंड है वो लेफ़्ट दिखेगा और जो लेफ़्ट हैंड है वो राइट दिखेगा। नोट दैट ओनली साइड्स आर इंटरचेंज, द इमेज डज नॉट अपीयर अपसाइड डाउन। अब ये तो हमने पहले ही देख लिया है कि सिर्फ साइज़ जो लेफ़्ट हैंड है वो राइट हैंड दिख रहा है, सिर्फ हमें जो ये साइड ही चेंज होगी हमारे हैंड्स की पोजीशन की, हमारी आइज़ की, हमारे नोज़ की, इन चीज़ों की। बाकी ऐसा नहीं है कि हमारी जो इमेज है वो अपसाइड डाउन हो जाए, हमारे पैर ऊपर दिखने लगे और हमारा सिर नीचे दिखने लगे, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ साइड्स ही इंटरचेंज होंगी। नाउ write down your name on a piece of paper and hold it in front of a mirror. How does it appear in the mirror? ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है जिसमें आपको क्या करना है, अपना नेम एक पेपर पे लिखना है, उसके बाद उसे मिरर के सामने, उस पेज को इस मिरर के सामने ऐसे करना है। तब आप देखना, नोटिस करना कि क्या आपके नेम के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपको सीधे दिखाई दे रहे हैं मिरर में या फिर नहीं। तो इसी से रिलेटेड बूझो का एक क्वेश्चन है कि उसने जब एक एम्बुलेंस को देखा रोड पे तो उस पे एम्बुलेंस बिल्कुल इस तरह सीधा नहीं लिखा जाता, जैसे कि यहाँ इन्होंने इस फिगर में दिखाया हुआ है। एम्बुलेंस पे इस तरह लिखा गया रहता है एम्बुलेंस। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जो भी व्हीकल एम्बुलेंस के आगे है उसको मिरर में एम्बुलेंस सीधा दिख जाए। अब हमने अभी अभी देखा कि मिरर में हमें जो लेटर्स हैं वो उल्टे दिखाई देते हैं, क्योंकि जब आप अपने नेम का ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे नेम के जो लेटर हैं वो हम मिरर में हमें उल्टे दिखाई देंगे। और जब एम्बुलेंस किसी भी गाड़ी के पीछे है तो उसके आगे वाली गाड़ी के जो रेयर व्यू मिरर है, साइड मिरर है, उसमें उसको एम्बुलेंस बिल्कुल सीधा पड़ा हुआ दिख जाएगा। तो फिर ये हमारी मोरल ड्यूटी है, सबकी मोरल ड्यूटी है कि एम्बुलेंस को विदाउट उसका जो रास्ता ब्लॉक किए उसे आगे जाने दें। आप अपनी बुक को, जब इसी बुक को जिसमें ये एम्बुलेंस की फ़िगर बनी हुई है, इसे आप मिरर के सामने ले जाकर टेस्ट करना कि मिरर में आपको ये बिल्कुल सीधा दिखेगा कि ये लिखा क्या है, ये एम्बुलेंस लिखा हुआ है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट इन साइड मिरर ऑफ अ स्कूटर और अ कार द इमेज ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट अपीयर स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट देमसेल्फ। अब हमें पता है, आपने जो साइड मिरर हैं स्कूटर के या फिर कार के, आपने ज़रूर देखा होगा कि उनके साइड मिरर में जो कार या फिर जो व्हीकल्स हमारी कार या स्कूटर से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं वो भी हमें दिखाई देने लग जाते हैं। और वो कैसे दिखाई देते हैं? बिल्कुल स्मॉल दिखाई देते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी हमने देखा जो ये प्लेन मिरर है इसमें तो बिल्कुल
सेम साइज़ की जो इमेज है बनती है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पर जो साइड मिरर है उनमें तो ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्मॉलर इमेज बन जा रही है साइड मिरर में। तो ऐसा क्यों? ये इस चीज़ के बारे में आज का आपका यही होमवर्क है। इस चीज़ के बारे में आपने फाइंड करके सर्च करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आज के हमारे टॉपिक की, जिसमें हमने ये देखा कि मिरर में सब चीज़ें सेम होने के अलावा एक चीज़ डिफरेंट होती है। वो क्या होती है? हमारा लेफ़्ट राइट में चेंज हो जाता है और राइट हमारा लेफ़्ट में चेंज हो जाता है। और जो लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स या फिर कोई भी चीज़, वो हमें कैसी दिखाई देती है? ऑपोजिट दिखाई देती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो मैंने आपसे कहा इस स्टोरी के बारे में। तो बेसिकली ये जो स्टोरी है ये ऐसी है कि एक जंगल होता है, ठीक है। उस जंगल में ये लायन और बहुत सारे और भी जानवर रहते होते हैं। तो ये जो लायन होता है ना, ये क्या करता है कि सारे एनिमल्स को मार मार के खा जाता है। तो सारे एनिमल्स बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो उन्होंने इस किंग के साथ एक सौदा किया कि आप ऐसा करिए, हर रोज़ बहुत सारे एनिमल्स को मत खाइए। हम ऐसा करते हैं कि हर रोज़ आपके पास किसी एक एनिमल को भेज दिया करेंगे ताकि आप उसे खाकर अपना पेट भर लें, और फिर उस एक दिन में, क्योंकि एक एनिमल तो चला ही गया, तो ताकि बाकी सारे एनिमल रिलैक्स रह सकें और उन्हें कोई ऐसा डर ना हो कि हमें शेर खा जाएगा, ठीक है। तो शेर भी मान गया, उसने कहा कि ठीक है, मुझे शिकार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरे लिए तो आसान है। तो फिर एक दिन क्या होता है, इस रैबिट की बारी आती है, और ये रैबिट होता है बहुत ही ज़्यादा चालाक है, बहुत ही मतलब क्लेवर होता है। तो ये क्या करता है, जानबूझकर जो लायन है उसके पास देर से पहुंचता है, और ये इससे कहता है लायन से, जब लायन बहुत भूखा तो होता ही है, वो गुस्से में इससे कहता है कि तुम इतनी लेट क्यों आए। तब ये रैबिट उससे कहता है कि जंगल में ना कोई और राजा भी आ गया है, वो मुझे खाने जा रहा था, मैं उससे बचकर बहुत मुश्किल से आपके पास आया हूँ महाराज। शेर को ऐसा बोलता है, पर शेर जब ये सुनता है कि कोई और राजा, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है ऐसे कैसे, मेरे रहते हुए कोई और राजा यहाँ पर कैसे आ सकता है, तुम चलो मुझे उसके पास लेके चलो। अब देखिए इतना सयाना है, ये क्या करता है, इसको भी ना साइंस के लॉज बहुत ही अच्छी तरह पता है। देख रहा भी ये क्या करेगा, ये इस शेर को, ये जो वेल है, कुआं है, इसके पास लेके जाता है और कहता है कि वो जो दूसरा राजा है वो इस कुएं के अंदर है, आप इसके अंदर झांक कर देखिए, मतलब इसके अंदर देखिए, आपको वो दिखेगा। तो जब ये शेर उसके अंदर देखता है और गुस्से से बोलता है कि अरे तुम कौन हो, बाहर निकलो। तो इसे कुएं के अंदर से भी वही सेम आवाज़ आएगी, क्योंकि अब ये कुआं है, रिफ्लेक्ट कर रहा है उसकी आवाज़, और इसी के अंदर इसकी क्या इसको दिखाई दे देगी, शैडो भी दिखाई देगी। हमने देखा ना कि कैसे वाटर के अंदर भी लाइट की रिफ्लेक्शन के कारण हमें इमेजेस दिखाई देती हैं। तो वही यहाँ भी होगा, उसे अपनी यहाँ पे शैडो भी दिखाई देगी और आवाज़ भी दोबारा सुनाई देगी। तो ये जो शेर और ही ज़्यादा एंगर में आ जाता है, बहुत ज़्यादा और गुस्से में हो जाता है। ये सोचता है कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं वहाँ जाके इसे खुद ही पकड़ लेता हूँ। इसीलिए ये क्या करता है, नीचे क्या लगा देता है, छलांग, जंप कर जाता है इसी पानी में। और जब जंप करता है तो वहाँ तो कोई होता ही नहीं है, और ये इसी पानी में डूब के मर जाता है। और जो सारे जानवर होते हैं उस जंगल के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं इस रैबिट की चालाकी देखकर। क्या पूछा था कि जो ट्रैफिक मतलब जो व्हीकल्स में साइड मिरर लगे रहते हैं उसमें हमें ऑब्जेक्ट जो पीछे वाला ट्रैफिक है वो छोटा क्यों दिखता है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें आज इसी वीडियो में मिलेगा, जब हम स्फेरिकल मिरर्स को समझेंगे। तो एंड में आप खुद ही मुझे इसका आंसर बताएंगे कि उसमें हमें जो इमेज है ट्रैफिक की वो छोटी क्यों दिख रही है। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। पहेली और बूझो क्या कर रहे थे, डिनर के लिए वेट कर रहे थे। उसी टाइम जो बूझो क्या करता है, जो स्टील की प्लेट होती है उसमें अपनी इमेज देखने लग जाता है। तब वो देखता है कि ये तो बिल्कुल प्लेन मिरर की तरह एक्ट कर रही है, क्योंकि उसकी इमेज बिल्कुल सीधी और बिल्कुल सेम साइज़ की बनी है, किसमें, उस स्टील वाली प्लेट में। और पहेली क्या करती है, बूझो ने तो प्लेट यूज़ किया, पर पहेली क्या करती है,
जो स्टील स्पून होती है उसके पीछे अपनी इमेज देखने की कोशिश करती है। तो वहाँ पे वो बूझो से कहता है, तो वो बूझो को कहती है कि बूझो उधर इधर देखो, आई कैन ऑल्सो सी। वो बोलती है कि मैं भी अपनी बिल्कुल सीधी इमेज देख पा रही हूँ किसमें, इस स्पून में, पर वो इमेज कैसी है, छोटी है, मतलब सेम साइज की तो नहीं है। दिस स्पून ऑल्सो एक्ट अ मिरर ऑफ सम काइंड, मतलब ये भी किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एक मिरर की तरह तो एक्ट कर रहा है, पर थोड़ा अलग है, क्योंकि ये प्लेन मिरर नहीं हो सकता, क्योंकि प्लेन मिरर में क्या था, सेम साइज की इमेज बनती है, पर यहाँ पे तो जो इमेज बन रही है वो स्मॉलर इन साइज, थोड़ी छोटी बन रही है। तो यू कैन ऑल्सो यूज अ स्पून ऑफ एनी कर्व शाइनिंग सरफेस टू सी योर इमेज, आप भी इसी तरह के स्पून का यूज़ करके अपनी इमेज देख सकते हैं। अब इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए हम इस एक्टिविटी के डील करते हैं कि इस एक्टिविटी में क्या कहा गया है। हमें एक स्पून लेना है, ब्रिंग द आउटर साइड ऑफ स्पून नियर योर फेस एंड लुक इनटू इट। आउटर साइड का मतलब कि वो वाली साइड जो जिस साइड से हम खाना नहीं खा रहे हैं, स्पून है, इस स्पून का आउटर साइड लेनी है, जैसे यहाँ पे इन्होंने इस फिगर में दिखाई है, इसकी जो आउटर साइड है वो साइड हमने लेनी है। डू यू से योर इमेज, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसके अंदर इमेज तो दिखाई देगी, आप इसे अभी ट्राई भी कर सकते हैं, आपको उसके अंदर अपनी इमेज दिखाई देगी। इज़ दिस इमेज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू सी इन प्लेन मिरर, अब ये डिफरेंट तो है, क्योंकि ये इमेज इरेक्ट तो है, यस, पर जो इसका साइज़ है वो जो हम प्लेन मिरर में देखते हैं अपनी इमेज, उससे उसके अकॉर्डिंगली इसके अंदर जो इमेज बन रही है उसका साइज़ क्या है, स्मॉल है। तो ये हमें डिफरेंस पता चला। ये तो हो गया जब हमने स्पून का आउटर साइड यूज़ किया है अपनी इमेज देखने के लिए। अब हम एक और चीज़ करते हैं, नाउ लुक एट योर इमेज यूजिंग द इनर साइड ऑफ द स्पून। जैसे अब हमें यहाँ दिख रहा है, इसमें इनर साइड यूज़ किया है, पर दिस टाइम यू फाइंड दैट योर इमेज इज़ इरेक्ट एंड लार्जर इनसाइड। ये तो इन्होंने आगे का बताया है, पर अगर हम पहले जब हमारा फेस स्पून के बिल्कुल पास में होगा, बिल्कुल नज़दीक होगा, तो हम क्या देखेंगे, हमारी इमेज सीधी तो बनेगी इनर साइड ऑफ स्पून में भी, पर उसका साइज़ क्या होगा, लार्ज होगा। और जैसे जैसे हम क्या करते जाएंगे, डिस्टेंस इंक्रीज़ करते जाएंगे स्पून का अपने फेस से, तो हम क्या देखेंगे, जो हमारी इमेज है ना वो इन्वर्टेड बन जाएगी। इरेक्ट का मतलब क्या था, सीधा, और इन्वर्टेड का मतलब क्या हो जाता है, उल्टा। मतलब कि अब हमें जो इमेज दिखाई देगी वो कैसे दिखाई देगी, उल्टी दिखाई देगी, जैसे कि इस फिगर में हमें दिखाई दे रहा है। यू कैन ऑल्सो कंपेयर द इमेज, मतलब फेस से जैसे अगर हम ज़्यादा पास रखेंगे तो हमें डिफ़िकल्टी हो सकती है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पेन या फिर पेंसिल को इस स्पून के इनर पार्ट है उसके जब बिल्कुल पास लेकर जाएंगे, उसकी आप निब से देख सकते हैं, अगर हम बिल्कुल पास रखेंगे पेन या पेंसिल को तो उसकी इमेज तो सीधी बनेगी, पर एनलार्ज्ड मतलब कि बड़ी बनेगी। और जैसे जैसे इमेज दूर जाती जाएगी हम क्या देखेंगे, वो जो इमेज है वो उल्टी हो जाएगी, मतलब कि इन्वर्ट हो जाएगी, इमेज इन्वर्टेड हो जाएगी, इरेक्ट नहीं रहेगी। ये कब बनी है, जब हमने स्पून का इनर साइड यूज़ किया है तब। तो अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि दोनों साइड्स मिरर की तरह तो एक्ट कर रहे हैं। कर्व्ड शाइनिंग सरफेस ऑफ स्पून किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, मिरर की तरह एक्ट कर रहे हैं। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कर्व्ड मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर। अब ये दोनों ही साइड्स क्या हैं, कर्व हैं, तो ये जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है ये किसकी हो जाएगी, एक स्फेरिकल मिरर की एग्जाम्पल हो जाएगी। अब आप कहेंगे इसे स्फेरिकल मिरर क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में भी हम आगे देखते हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं कि दोनों ही मिरर अलग अलग, मतलब दोनों ही साइड्स थोड़ा अलग अलग बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो मतलब इनके नेम भी अलग होंगे। तो नेम क्या है, इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कनकेव, मतलब कि ये वाली साइड जो अंदर वाली साइड है, अगर वो क्या है, कनकेव है, इस अंदर वाली साइड को क्या कहा जा रहा है, कनकेव कहा जा रहा है। अगर अंदर वाली साइड कनकेव है तो उसको हम क्या कहेंगे, कनकेव मिरर कहेंगे, मतलब कि इसका आउटर साइड क्या रहेगा, पॉलिश रहेगा, ये थोड़ा स्फीयर की तरह रहेगा। अगर हम इसे कंबाइन करने की कोशिश करें तो ये क्या है, एक स्फीयर का हाफ पार्ट ही तो हमें दिख रहा है, पर इस स्फीयर के हाफ पार्ट में क्या है, ऊपर वाला साइड यहाँ पे क्या है, पॉलिश है,
और अंदर वाली साइड से जो इमेज है वहाँ अंदर वाली साइड से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमें इमेज दिख रही है। जैसे ये स्पून का क्या था, इनर वाला, जो इनर साइड थी स्पून की। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कन्वेक्स है, अब जैसे हमें यहाँ दिख रहा है ये अंदर वाला, अब देखो यहाँ पे तो क्या था, बाहर वाली साइड पॉलिश थी इस स्फीयर की, पर अगर स्फीयर की बाहर वाली साइड मतलब कि ये जो इसके इस स्फीयर के अंदर वाली साइड पॉलिश है और बाहर वाली साइड लाइट रिफ्लेक्ट होके मिरर बना रही है, तो बाहर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग होगी, कन्वेक्स होगी, तो इस तरह के मिरर को हम क्या कहेंगे, कन्वेक्स मिरर। अगर आपको ये दोनों चीज़ें कन्वेक्स और कनकेव मिरर अच्छे से समझ आ गया तो आगे हम लेंस की भी बात करेंगे, वो तो बहुत ईजिली आपको समझ आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, अगर ऊपर वाली साइड स्पून से याद रख लेना है, स्पून की जो इनर साइड है वो क्या है, कनकेव मिरर की तरह एक्ट करती है, और स्पून का ये जो आउटर सरफेस है वो किसकी तरह एक्ट करती है, कन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट करती है। अभी मैंने आपसे कहा था कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर को स्फेरिकल मिरर ही क्यों कहते हैं, क्योंकि मेनली तो वो स्फीयर से बने हैं। तो उसको एक एक्टिविटी के थ्रू भी समझ सकते हैं, जिसमें इन्होंने क्या किया है, एक बॉल को कट किया है। जब बॉल को कट करेंगे तो ये बॉल के दो पीसीज हो गए। इसका जो अंदर वाला पार्ट है, अभी हमने देखा था स्पून की तरह हमें दिख रहा है, जो ये अंदर वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, कनकेव सरफेस है, और जो इसका आउटर सरफेस है वो क्या है, कन्वेक्स सरफेस है। अब ये बना तो एक स्फीयर से ही है ना, क्योंकि ये 3D की बात हो रही है, तो 3D में जो बॉल है वो क्या है, एक स्फीयर है, स्फीयर से बना है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं, क्योंकि स्फेरिकल मिरर्स के ही ये क्या हो गए हैं, दो पार्ट्स हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट द इनर सरफेस। अब हमने देख ही लिया कि जैसे स्पून से एग्जाम्पल समझाया कि इनर सरफेस उसका कनकेव की तरह एक्ट कर रहा है, और जो आउटर सरफेस है वो कन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट कर रहा है। वी नो दैट इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, हमें पता है कि जो हमने एक्टिविटी करी थी प्लेन मिरर के केस में, कि प्लेन मिरर की जो इमेज है स्क्रीन के ऊपर नहीं बनती है, वो स्क्रीन के पीछे बनती है। अब इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट हम कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में भी करते हैं कि क्या इनमें भी ऐसा होता है कि जो इमेज है स्क्रीन पे बन रही है या नहीं बन रही है। इस चीज़ को करने के लिए भी हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं, कि उसी से हमें समझ में आएगा कि इसमें जो इमेज है स्क्रीन पे बन रही है या फिर नहीं। इस एक्टिविटी के लिए हम क्या करेंगे, एक कनकेव मिरर लेंगे, होल्ड इट फेसिंग द सन। अब ये कनकेव मिरर ऐसे लेना है और यहाँ पे एक पेपर रख देना, और इसका जो फेस है कनकेव मिरर का, देखिए ये ऐसा है, कनकेव मिरर है, मतलब कि उसके आउटर साइड क्या है, पॉलिश है। यहाँ पे सन है, सन के फेस में इस कनकेव मिरर को करना है, और यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक पेपर रखा हुआ है। अब जो सन की रेज इसके ऊपर पड़ेगी, जब इसके ऊपर पड़ती हैं, ये अभी आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि सन से जो रेज आ रही है वो क्या है, इन्फिनिटी डिस्टेंस से है। जब ये इसके ऊपर आएगी तो ये क्या करेगी, उसको रिफ्लेक्ट करके एक सिंगल पॉइंट पे कर लेती है, मतलब कन्वर्ज कर लेती है, एक सिंगल पॉइंट पे इकट्ठा कर लेती है। वही यहाँ पे भी हो रहा है, ट्राई टू गेट, मतलब ऐसे हमने करना है कि जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है मिरर से शीट ऑफ पेपर पे है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया, एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ पेपर अंटिल यू गेट अ, मतलब कि इस चीज़ को ले आने के लिए हमें इस जो पेपर है इसको ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब सन से रेज इस मिरर के ऊपर पड़ रही हैं, उस मिरर के ऊपर पड़ तो रही हैं, पर किसी एक पॉइंट पे इकट्ठा करने के लिए हमें इस जो पेपर है इसको थोड़ा मूव करना पड़ेगा, ताकि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उस सन की वो इस पॉइंट पे इकट्ठी हो सके। होल्ड द मिरर एंड शीट ऑफ द पेपर स्टेडी, थोड़ी देर के लिए इसे हिलाना नहीं है, मतलब बिल्कुल स्टेडी पकड़ के रखना है मिरर को भी और शीट को भी। तो क्या होगा, क्या पेपर जलना स्टार्ट होगा, यस, जो पेपर होगा वो क्या हो जाएगा, जलना स्टार्ट हो जाएगा। दिस ब्राइट स्पॉट इज़ इन फैक्ट द, ये जो ब्राइट स्पॉट हमें उस पेपर के ऊपर दिख रही है ये असल में क्या है,
सन की इमेज ही है। नोट दैट दिस इमेज इज फॉर्म्ड। अब हमें क्या देख रहे हैं, ये मिरर को छोड़ के एक स्क्रीन पे भी फॉर्म हो रही है। जैसे कि न्यूज़पेपर, वो किसकी तरह एक्ट कर रही है, एक स्क्रीन की तरह एक्ट कर रही है। अब जो ऐसी इमेज जो स्क्रीन पे बन जाए, इस तरह की इमेज को हम क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। और जब हमने 11.2 एक्टिविटी करी थी प्लेन मिरर के केस में, तो उसमें इमेज स्क्रीन पे नहीं बन रही थी। तो जो इमेज स्क्रीन पे ना बने उसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। और जो इमेज स्क्रीन पे बन जाए उस तरह की इमेज को हम क्या कहते हैं, रियल इमेज। अब ये वाली जो हमने एक्टिविटी करी थी, इसमें हमने ट्राई किया था ना कि जो इस कैंडल की इमेज है किसी स्क्रीन पे फॉर्म हो जाए, पर वो फॉर्म नहीं हुई थी। इसका मतलब अब हमें एक और पॉइंट पता चल गया इस प्लेन मिरर के बारे में कि ये जो इमेज बना रही है, कैसी बना रही है, इरेक्ट बना रही है, सेम साइज़ की, सेम डिस्टेंस की। और एक इसमें डिफरेंस था क्या, कि इसमें साइड्स चेंज हो जाती है। अब हमें एक चीज़ और पता चल गई कि इस पे जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, क्योंकि ये स्क्रीन के ऊपर फॉर्म नहीं होती। इसीलिए इस तरह की इमेज को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। और जो इमेज स्क्रीन के ऊपर फॉर्म हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। अब ये जो वर्चुअल और रियल इमेज वाला कंसेप्ट है, इसे और समझने के लिए हम एक और एक्टिविटी के साथ डील करते हैं, जिसके लिए हमें कनकेव मिरर चाहिए किसी स्टैंड के ऊपर, ताकि वो कनकेव मिरर स्टेडी रहे, हिले ना। और इसे एक टेबल के ऊपर रख देना है। उसके बाद पेस्ट अ पीस ऑफ वाइट पेपर ऑन अ कार्डबोर्ड शीट से अबाउट 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। दिस विल एक्ट एज अ स्क्रीन। जैसे हम इस फिगर में देख सकते हैं, ये क्या है, पेपर है जो स्क्रीन की तरह एक्ट करेगा। और यहाँ पे हमने कनकेव मिरर लगाया हुआ है। फिर उसके बाद इस कैंडल को क्या कर देना है, हमने जला देना है। और यहाँ से 50 सेंटीमीटर दूर, मतलब कि इस जो हमने कनकेव मिरर को जिस टेबल पे रखा है, उससे इस कैंडल को कितनी दूर रखना है, 50 सेंटीमीटर दूर रखना है। उसके बाद जब हम ऐसा करेंगे तो फिर इसके ऊपर इसकी इमेज जो फॉर्म हो रही है उसको ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। अब इमेज कैसे ऑब्टेन होगी, इमेज ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो स्क्रीन है उसको तब तक मूव करेंगे जब तक बिल्कुल शार्प इमेज फ्लेम की ऑब्टेन ना हो जाए उस स्क्रीन पे। मेक श्योर दैट द स्क्रीन डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट फ्रॉम द कैंडल फॉलिंग ऑन द मिरर। मतलब कि जो ये स्क्रीन है इसे पीछे ही मूव करना है, मतलब इधर या उधर इस तरह मूव करके देखना है। इस स्क्रीन को यहाँ बीच में नहीं ले आना है, क्योंकि बीच में आ जाएगी तो जो ये कैंडल की लाइट है वो इस मिरर के ऊपर फॉल नहीं करेगी और फिर रिफ्लेक्ट करके इमेज नहीं बना पाएगी। इसीलिए उसको यहाँ इस कैंडल के पीछे ही रखना है और इधर उधर मूव करके हमें ट्राई करना है कि जो इमेज है वो स्क्रीन के ऊपर फॉर्म हो जाए। इज़ दिस इमेज रियल और वर्चुअल। अब हमें पता है कि अगर ये स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन हो गई तो ये क्या होगी, वर्चुअल तो होगी नहीं, ये फिर कैसी इमेज होगी, रियल इमेज होगी। क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा जो इमेज स्क्रीन के ऊपर बनती है वो कैसी होती है, रियल इमेज होती है। यहाँ पे हमने देखा था ना, वही है। तो मतलब ये कैसी इमेज है, रियल इमेज है। तो इसका साइज़ क्या सेम है, नहीं, सेम तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा हमें दिख रहा है ना यहाँ पे कितना छोटा है, पर यहाँ पे जो इसकी इमेज बनी है वो थोड़ी बड़ी बनी है। और सेकंड केस में तो ये और ही एनलार्ज्ड बनी है, मतलब कि साइज़ तो सेम बिल्कुल भी नहीं है। नाउ मूव द कैंडल। उसके बाद कैंडल को मिरर की तरफ और पास ले आना है और डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे इसके जो इमेज बन रही है उस चीज़ को नोटिस करना है। इन ईच केस ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन। मतलब कि हर केस में, मतलब पहले ये 50 मीटर दूर था, फिर इसको थोड़ा और पास ले आके इसको मूव करके इधर उधर यहाँ पे इमेज ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे, फिर और पास ले आके ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे हमने इसकी जो ऑब्जर्वेशन है उसको रिकॉर्ड करना है। और उस चीज़ को इन्होंने एक टेबल दिया है 11.1, इसमें रिकॉर्ड करना है कि जब 50 सेंटीमीटर है तो जो इमेज बनी है, जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है या फिर बड़ी है, वो इरेक्ट, इन्वर्टेड है या फिर रियल और वर्चुअल है। इस चीज़ को आपने इस टेबल में क्या करना है, सारा
नोट करना है। इज इट पॉसिबल टू ऑब्टेन द इमेज ऑन अ स्क्रीन व्हेन द कैंडल इज़ टू क्लोज टू द मिरर। अब इन्होंने क्या कहा है, जब कैंडल बहुत ज़्यादा क्लोज इस मिरर के हो जाएगी ना, तो फिर जो इमेज है वो स्क्रीन के ऊपर नहीं बनेगी। जैसे इन्होंने इस फिगर में दिखाया है कि इमेज यहाँ पर इस मिरर के ऊपर बनी है, किसी भी स्क्रीन के ऊपर नहीं बनी है। We see that image formed by a concave mirror can be smaller or larger in size than the object. The image may be real or virtual. अब हम देख रहे हैं कि जो इमेज है, कभी तो जैसे इन्होंने यहाँ पे अभी हमें दिखाया नहीं है, पर ऐसा होता है कि जो इमेज है कई बारी तो इस ऑब्जेक्ट से छोटी भी बनेगी और इस ऑब्जेक्ट से बड़ी भी बनेगी। द इमेज, और जो इमेज है वो रियल भी बनेगी और वर्चुअल भी बनेगी, क्योंकि अगर स्क्रीन पे बन गई है तो रियल है, और जैसे यहाँ लास्ट केस में जब ये बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई तो ये स्क्रीन के ऊपर नहीं बनी, तो फिर ये कैसी इमेज बन गई, ये वर्चुअल भी हो गई। मतलब ये हर तरह का केस शो कर रही है। अब यहाँ पे इन्होंने और चीज़ें नहीं बताई हुई हैं, पर मैंने एक प्रीवियस वीडियो, मतलब एक वीडियो है मेरी जिसमें मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे किस पोजीशन पे ये कनकेव मिरर रहे तो फिर उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, फोकस पे बनती है, और किस पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे उसकी इमेज लार्ज बनेगी ऑब्जेक्ट से, या फिर ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। इस चीज़ का जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। अगर आप में से कोई चाहता है इस चीज़ को और अच्छे से समझना तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कनकेव मिरर का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। इसका यूज़ डॉक्टर्स करते हैं हमारी आइज़, नोज़, ईयर्स या थ्रोट को एग्जामिन करने के लिए। इसका यूज़ डेंटिस्ट भी करते हैं ताकि हमारे टीथ का एनलार्ज्ड इमेज वो देख सके, क्योंकि जब हमारे टीथ को देखना होता है तो वो ये वाली सिचुएशन में देखते हैं। जब हमारे टीथ के बिल्कुल पास लेकर चले जाएंगे जब इस कनकेव मिरर को, तो उसका एनलार्ज्ड व्यू दिखेगा। तो इस तरह इसे डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं। जो टॉर्चेस का रिफ्लेक्टर, हेडलाइट्स ऑफ कार एंड स्कूटर्स, वो जो स्कूटर्स इन सब के जो रिफ्लेक्टर होते हैं वो भी कनकेव शेप के ही होते हैं। जैसे इन्होंने इस फिगर में दिखाया हुआ है कि ये क्या है, इसका अंदर वाली जो सरफेस है वो क्या है, कनकेव शेप की ही है, ताकि जो भी लाइट इसमें से निकलती है वो दोबारा इस जो इसका कनकेव सरफेस है उस पर टकरा के दोबारा हमें और ज़्यादा लाइट हमें मिल सके। बूझो ऑब्जर्व हिज इमेज। ये तो बात हो गई कि जो कनकेव मिरर है उसका हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे इन्होंने एक फिगर में यहाँ भी दिखाया हुआ है कैसे डेंटिस्ट इसका यूज़ कर रहे हैं, और ये जो रिफ्लेक्टर्स हैं, टॉर्च लाइट या फिर हेड लाइट्स, वहाँ भी इसका यूज़ होता है। अब यहाँ पे बूझो ने क्या ऑब्जर्व किया, जो बेल के शाइनिंग सरफेस है उसकी न्यू बाईसाइकिल का, उसने उसमें अपनी इमेज देखी। अब जो बेल है, बेल हमें पता है ऐसी होती है, ठीक है, तो बेल का ऊपर वाला सरफेस कैसा हो गया। यस, अब आप बताइए ये कैसा है, एक कन्वेक्स सरफेस है, क्योंकि इसके ऊपर वाला सरफेस है ये बिल्कुल कैसा है, स्पून के आउटर सरफेस की तरह है, तो ये कैसा हो गया, कन्वेक्स हो गया। तो उसने अपनी इमेज कैसी देखी कि उसकी इरेक्ट बनी है, मतलब सीधी बनी है पर छोटी बनी है। ही वंडर्ड इफ़ द बेल इज़ ऑल्सो, कि जो बेल है ये भी क्या एक स्फेरिकल मिरर की टाइप है। हाँ, ये हम पहले ही देख चुके हैं कि स्फेरिकल मिरर में कन्वेक्स और कनकेव दो टाइप्स के आ जाते हैं। हमने रिकॉग्नाइज तो कर ही लिया है। ये कौन सा मिरर है, एक कन्वेक्स मिरर है। नोट दैट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द बेल इज़ कन्वेक्स। अब इसके लिए जो अभी हमने एक्टिविटी पढ़ी 11.7, उसी एक्टिविटी को ये क्या कह रहे हैं, कन्वेक्स मिरर से करके देखो। जब हम, क्योंकि कन्वेक्स मिरर से जब हम करके देखेंगे तो फिर हम उसकी भी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि ये हर बार रियल इमेज ही देगी, चाहे हम उसे किसी भी डिस्टेंस पे रख लें। मतलब कि ये जो कैंडल है अगर हम इसे किसी भी डिस्टेंस पे रख लें, हमेशा हमें कैसी इमेज मिल रही है, सॉरी रियल इमेज नहीं, यहाँ पे इन्होंने हमसे पूछा है कि क्या हमें रियल इमेज ही मिलेगी हर केस में, चाहे हम ऑब्जेक्ट को किसी भी डिस्टेंस पे रख लें इस कन्वेक्स मिरर में। तो इसका जवाब हमारा क्या होगा, नो, इसमें हमें रियल इमेज नहीं मिलती, क्योंकि रियल इमेज तो तब मिलेगी ना जब वो
इसकी इमेज किसी स्क्रीन पे फॉर्म होगी, पर यहाँ पे हमें दिख रहा है, अगर आप इसे ट्राई भी करेंगे तो इसकी इमेज आपको स्क्रीन पे विजिबल नहीं होगी। तो ये फिर यहाँ पे कैसी इमेज हमें मिलेगी? वर्चुअल इमेज मिलेगी। डिड यू गेट एन इमेज लार्जर इन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट? नो, ना तो हमें ऑब्जेक्ट से इमेज लार्जर मिलेगी और ना ही ये रियल बनेगी। ये कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है, और इसका साइज़ भी क्या होता है? छोटा होता है। कैन यू रिकॉग्नाइज द मिरर? अब देखो, शुरू में हम यही से चल रहे हैं ना कि जो साइड ऑटोमोबाइल्स के साइड मिरर्स होते हैं क्या होते हैं? अब तो आप बता ही सकते हैं, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, हमें जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो कैसी दिख रही है? स्मॉल दिख रही है, ठीक है, सीधी तो दिख ही रही है, इरेक्ट दिख रही है, और छोटी भी दिख रही है। तो फिर कैसा मिरर हुआ? ये कन्वेक्स मिरर हुआ, क्योंकि अभी हम उसे ही पढ़ रहे हैं। और ये अब आपको समझ भी आ गया होगा कि ये कन्वेक्स मिरर कैसे है। कन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। और जो कन्वेक्स मिरर है, बहुत ज़्यादा एरिया के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स की इमेज को एक छोटे से कन्वेक्स जो इस मिरर में है उसमें भी दिखा देता है। इसीलिए ये ड्राइवर की हेल्प करता है कि अगर उसकी व्हीकल के पीछे, जैसे यहाँ पे बहुत सारा अगर ट्रैफिक है, तो ईज़िली वो अपने व्हीकल के पीछे वाले ट्रैफिक को देख सकता है। आई होप अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो कि कन्वेक्स मिरर में कैसी इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज बनती है, रियल इमेज नहीं बनती है, और वो कैसी रहती है? सीधी रहती है, इरेक्ट इमेज ही बनती है। चाहे चाहे हम उसे किसी भी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रख कर देख लें। और कनकेव मिरर को तो हम पहले ही देख चुके हैं। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन है, मैं आपको फिर बता देना चाहती हूँ। इसका मैंने बहुत ही अच्छे से वीडियो में, पहले वाली वीडियो में कवर करके रखा हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप उसे और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप उसे देख सकते हैं कि कैसे इमेज यहाँ पे छोटी बड़ी एनलार्ज्ड व्यू बन रही है, क्योंकि किसी ना किसी डिस्टेंस पे तो रखा ही है हमने इसे। तो वो डिस्टेंस आखिर क्या है, कौन सी पोजीशन है इस मिरर की कि वहाँ पे रखने से ये बन रही है, ठीक है। बनेगी। ये जो रिफ्रैक्शन वगैरह वाला टॉपिक है, अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी वीडियो का, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी इस चैप्टर में रिफ्रैक्शन वगैरह की कोई बात नहीं करी गई है, तो हम उसको डिस्कस नहीं करते हैं। हम बस यही देखते हैं कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है लेंसेज में। अब आपने मैग्नीफाइंग ग्लास तो ज़रूर ही देखा होगा, जिससे हम स्मॉल प्रिंट्स को रीड करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, क्या है ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, जिससे हमें यहाँ पे देखो कितना छोटा छोटा अक्षर लिखा है, पर इसके थ्रू अगर हम देख रहे हैं तो हमें ये कितना ही ज़्यादा मतलब बड़ा मैग्नीफाई होके दिख रहा है। यू माइट हैव ऑल्सो, आपने इसको यूज़ भी किया होगा, और शायद आपने इसे यूज़ किया हो रीड करने के लिए, या फिर कॉकरोच या अर्थवॉर्म के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको ऑब्ज़र्व करने के लिए भी यूज़ किया होगा। द मैग्नीफाइंग ग्लास इज़ एक्चुअली अ टाइप ऑफ लेंस। अब ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास हम यहाँ पे बोल रहे हैं, एक्चुअली ये किसकी टाइप है? एक लेंस की टाइप है। तो अब हम देखते हैं लेंस कितनी तरह के होते हैं और ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। जो लेंस होते हैं, स्पेक्टिकल्स मीन्स जो हमारे चश्मे होते हैं उसमें यूज़ किए जाते हैं। टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप मतलब जो बहुत ही छोटी चीज़ों को देखने के लिए यूज़ किया जाता है वो। और टेलीस्कोप से हम जो हेवनली बॉडीज़ हैं, जैसे कि सूरज हो गया, चाँद हो गया, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए हम टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। अब इसी में आप और भी यूजेस ऐड कर सकते हैं कि लेंस का यूज़ हम और कहाँ कहाँ करते हैं। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि हम लेंस का यूज़ इन चीज़ों को छोड़ के और कहाँ कहाँ करते हैं। गेट सम लेंसेस। अब हम क्या करते हैं, आप कोई लेंसेस लो, उसे टच करके फील करने की कोशिश करो, क्या आपको कोई भी डिफरेंस महसूस होगा उसे टच करने के बाद। तो ऐसे लेंस जब हम उसे टच करेंगे जो मिडल में थिकर हो, मतलब बीच में क्या हो वो मोटे हो, पर एजेस पे वो क्या हो, थिकर इन द मिडल देन द एजेस, मीन्स कि मिडल में वो एज के मुकाबले ज़्यादा थिकर हैं, तो ऐसे लेंस को हम क्या कहेंगे? कन्वेक्स लेंस कहेंगे।
and those which feel thinner in the middle than at the edge are called। और ऐसे लेंस जो मिडल में क्या है, थिन है एज कंपैरिजन टू दिस एज, ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं, कनकेव लेंस कहते हैं। नोट दैट द लेंस आर ट्रांसपेरेंट एंड लाइट कैन पास थ्रू देम। अब यहाँ पे भी हमें इस फिगर में भी दिख रहा है जो मैग्नीफाइंग ग्लास है क्या है, लेंस ही है। अब ये ट्रांसपेरेंट है तभी तो हमें उस तरफ जो लिखा है उसकी इमेज हमें इस साइड दिखाई दे रही है। वही इन्होंने भी कहा है कि ये ट्रांसपेरेंट होते हैं और लाइट इनमें से पास कर जाती है। अब जो ये फिगर बनाई हुई है ये क्या है, कन्वेक्स लेंस है और ये क्या है, कनकेव लेंस है। अब कई बारी बच्चे कनकेव लेंस और मिरर इन चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं, तो देखिए कंफ्यूज नहीं रहना है। यहाँ पे देखो कन्वेक्स कैसे है, क्योंकि इसका आउटर साइड आप ये मान सकते हैं कि इसके आउटर साइड ही क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पे भी इस तरफ से भी देखेंगे सिर्फ इसका आउटर पार्ट ही क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। इन दोनों को ही बस आपस में जोड़ दिया गया है, जो कन्वेक्स वाली ऊपर वाली उठी हुई जो दोनों साइड्स होती हैं। तो उसी से आप याद रख सकते हैं कि जो ये क्या है, ये कन्वेक्स लेंस है। और यहाँ पे भी कनकेव में ये वाली साइड से ही क्या होती थी, रिफ्लेक्शन होती थी। वैसे ही यहाँ पे भी एक ये साइड और ये साइड, इन दोनों को जोड़ दिया है तो ये क्या बन गया है, एक कनकेव लेंस बन गया है। अब हम इससे कुछ लेंसेज का यूज़ करके उनसे प्ले करते हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर ये प्ले क्या कर रहे हैं। उससे पहले इन्होंने हमें एक क्वेश्चन दिया है, मतलब एक सावधानी दी है कि हमें डायरेक्टली लेंस से सन को नहीं देखना है, ये डेंजरस हो सकता है। यू शुड ऑल्सो बी केयरफुल नॉट टू फोकस सनलाइट विद अ कन्वेक्स लेंस। और मतलब जब हम फोकस करेंगे कन्वेक्स लेंस पे कि इसके ऊपर लाइट सन की आए, इसको हमने अपनी बॉडी के किसी पार्ट के ऊपर फोकस नहीं कराना है, ये डेंजरस हो सकता है। अब एक्टिविटी में करना क्या है, एक कन्वेक्स लेंस लेना है या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास, पुट इट इन द पाथ ऑफ सन रेज, प्लेस अ शीट ऑफ पेपर। जैसे यहाँ इस फिगर में दिखाया है, ये लेंस है, यहाँ से सन की रेज आ रही है, इसको सन की रेज की प्रेजेंस में रखा है और नीचे क्या रख दिया है, पेपर रख दिया है। एडजस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द पेपर टिल यू गेट अ ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर। हमने तब तक लेंस और पेपर को एडजस्ट करना है जब तक यहाँ पे हमें ये ब्राइट स्पॉट सा ऐसे दिखने ना लग जाए। और जब ऐसा हमें दिखेगा तो हमें लेंस को होल्ड करना है और पेपर को भी इसी पोजीशन में होल्ड करके रखना है कि ये ब्राइट स्पॉट इसी पे बना रहे। तो क्या पेपर जलना स्टार्ट हो जाएगा? यस, पेपर इस तरह क्या हो जाएगा, जलना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे तो हमने कौन सा लेंस यूज़ किया था, कन्वेक्स लेंस यूज़ किया था। उन्होंने कहा है कन्वेक्स लेंस की जगह कनकेव लेंस का यूज़ करके देखो, तो क्या आपको कोई ब्राइट स्पॉट दिखेगा जैसे यहाँ पे हमें कन्वेक्स लेंस के केस में दिखा है? तो नो, हमें तब ब्राइट स्पॉट नहीं दिखेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कन्वेक्स लेंस होती हैं वो क्या करती है, कन्वर्ज कर लेती हैं किसी भी लाइट को। जैसे इन्होंने यहाँ पे दिखाया है, ये लाइट इसके ऊपर पड़ रही है तो ये कन्वेक्स लेंस क्या करता है, इन लाइट्स को कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देता है। पर जो कनकेव लेंस होते हैं उनके केस में जो लाइट आ रही है वो ऐसे डाइवर्ज हो जाती है, मतलब इससे दूर चली जाती है। तब एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, किसी भी पॉइंट पर ये एक दूसरे को मीट नहीं करती हैं। तो फिर वही, इसीलिए हम जो कन्वेक्स लेंस है ये कन्वर्ज कर रहे हैं, इसीलिए हम इन्हें कन्वर्जिंग लेंस भी बोल देते हैं। और ये जो कनकेव लेंस है क्योंकि ये डाइवर्ज करती हैं लाइट को, इसीलिए हम इन्हें डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। वाई आर यू गेटिंग द ब्राइट स्पॉट दिस टाइम? सॉरी, इन्होंने पूछा है कि हमें जब हम कनकेव लेंस का यूज़ कर रहे हैं तब हमें ब्राइट स्पॉट क्यों नहीं मिल रही है, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि ये लाइट्स को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है कनकेव लेंस, इसीलिए। यू हैव सीन इन द केस ऑफ मिरर दैट फॉर डिफरेंट पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज चेंज। अब हमने कल की वीडियो में तो अच्छे से देखा था कि अगर हम अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रह रहा है तो उससे क्या हो रहा है, जो इमेज है उसका साइज़ और नेचर भी चेंज होता जा रहा है। तो क्या ऐसा लेंसेज में भी होगा? तो चलिए इसको भी हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि लेंसेज में भी ऐसा होगा या नहीं।
इसमें भी जैसे हमने पिछली क्लास में एक्टिविटी करी थी, एक कैंडल लेनी है, एक स्टैंड पे सबसे पहले यहाँ पे कौन सा लेंस यूज़ किया गया है, कन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहे हैं, और इसके पीछे एक पेपर पे हमने क्या बनाया हुआ है, स्क्रीन बनाया हुआ है। तो उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। नाउ you may have to move the screen toward or away from the lens to get a sharp image of the flame। जैसे हमने वहाँ पे भी हमें मूव करने पड़ रही थी इस स्क्रीन को, ताकि हमें यहाँ पे शार्प इमेज दिख जाए, वैसे ही हमें यहाँ भी इसे मूव करना होगा जब तक हमें कोई शार्प इमेज इस फ्लेम की नहीं दिख जाती। What kind of image did you get? Is it real or virtual? अब हमने पहले ही देखा है कि अगर जैसे हमें इस फिगर में भी दिख रहा है कि ये इमेज इस स्क्रीन पे बन गई है, और स्क्रीन पे बनने वाली इमेज क्या होती हैं, रियल होती हैं। तो इसका मतलब ये जो इसकी इमेज बनी है ये कैसी है, रियल है, वर्चुअल तो नहीं है। नाउ वेरी द डिस्टेंस ऑफ द कैंडल फ्रॉम द लेंस, ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम एवरी टाइम ऑन द पेपर स्क्रीन बाय मूविंग इट। उसके बाद उसकी ऑब्जर्वेशन को, जो एक्टिविटी है उसमें रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले तो क्या करना है, इस लेंस को आगे पीछे मूव करना है। जैसे इस सेकंड में क्या किया है, लेंस को इस कैंडल के पास ले आया गया है। जब हम पास ले आ रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, इसका जो शेप और साइज़ है, मतलब जो इस साइज़ है इस कैंडल का, वो क्या है, पहले तो छोटा था पर अब क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। मतलब कि यहाँ भी मिरर की तरह जब हम उसमें मिरर को आगे पीछे कर रहे थे तो भी नेचर में चेंज आ रहा था इमेज की, वैसे ही यहाँ पे भी अगर हम लेंस को आगे पीछे करते हैं तो इमेज की जो नेचर है उसमें क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। उसे ही इन्होंने कहा है कि ये जो टेबल है, इसी टेबल में आप इसे फिल करेंगे। जब 50 सेंटीमीटर है तो जो ऑब्जेक्ट, जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट से स्मॉलर है या लार्जर है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है इमेज का। अब यहाँ पे बुझो हमसे क्या कह रहा है, इसका मतलब कि हम इमेज जो लेंस बना रहा है उसको ऑब्जेक्ट के पीछे खड़े होके भी देख सकते हैं। तो यहाँ हम देख ही रहे हैं कि ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, और हमें यहाँ से इस लेंस ने जो इमेज बनाई है ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब हम देख सकते हैं। Did you get in any position of object an image which are erect and magnified? अब हमें दिख रहा है कि उन्होंने पूछा है क्या आपको कोई ऐसी पोजीशन मिली है जहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज सीधी बनी हो और मैग्नीफाइड बनी हो, क्योंकि अब इन दोनों पोजीशंस में तो क्या देख रहे हैं, यहाँ पे छोटी है, यहाँ पे मैग्नीफाइड तो बनी है पर इसकी इमेज क्या बनी है, उल्टी बनी है, इन्वर्टेड बनी है। तो इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है कि जब हम कैंडल को बहुत ही ज़्यादा पास लेके आ रहे हैं इस कन्वेक्स लेंस के पास, तब जाके इसकी इमेज क्या बनी है, मैग्नीफाइड बनी है। तो यही क्या है, कुड दिस इमेज बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। अब हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो इमेज है जब मैग्नीफाइड बनी है तब ये किसी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड नहीं हो सकती, क्योंकि ये सिर्फ हमें इस लेंस से ही दिखाई दे रही है। अब स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकती तो कैसी इमेज है, ये कैसी इमेज हो जाएगी, वर्चुअल इमेज हो जाएगी, क्योंकि स्क्रीन पे फॉर्म नहीं हो रही है। वही उन्होंने पूछा रियल और वर्चुअल, ये कैसी हो जाएगी, फिर वर्चुअल हो जाएगी। इसी तरह जो कन्वेक्स लेंस है वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास में भी हमने सबसे पहले यही देखा था कि जब हम बहुत पास लेके जा रहे थे इस मैग्नीफाइंग ग्लास को, जिसमें क्या है, कन्वेक्स लेंस है, तभी हमें यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, ये जो लेटर्स हैं इस अखबार के, न्यूज़पेपर के, हमें बड़े दिखाई दे रहे हैं। वो इसी तरह ही जो कन्वेक्स लेंस है वो अपना काम करता है। अगर वो दूर रहेगा ऑब्जेक्ट से तो उसकी इमेज हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर पाएंगे और वो रियल बनेगी। जैसे जैसे वो पास आता जाएगा उसकी इमेज मैग्नीफाइड होती जाएगी, पर वो कैसी रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी, वो इरेक्ट नहीं रहेगी। पर अगर हम उसे बिल्कुल ही इस लेंस के पास लेके आ जाएंगे तब कहीं जाके उसकी जो इमेज होगी वो वर्चुअल बनेगी, और साथ ही साथ वो कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, मतलब कि सीधी बनेगी।
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, इसी तरह अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, कन्वेक्स लेंस की। अब हम बात करते हैं कनकेव लेंस की। यू विल फाइंड दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इस फिगर में हमें दिखाई दे रहा है, ये कह रहे हैं कि जो इमेज बनती है कनकेव लेंस से वो हमेशा कैसी रहेगी, वर्चुअल रहेगी, इरेक्ट रहेगी। वर्चुअल है तो इसका मतलब कि ये क्या है हो रही है, किसी भी स्क्रीन पे इसकी इमेज फॉर्म नहीं हो पा रही है। और इरेक्ट भी है मतलब कि ये सीधी बनेगी, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पर फ़र्क सिर्फ क्या है कि ये ऑब्जेक्ट से स्मॉलर रहेगी। जैसे हमें दिख रहा है यहाँ पे कैंडल तो है इतनी मोटी, पर इसमें हमें कितनी पतली सी दिखाई दे रही है। मतलब कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली इसका जो साइज़ रहेगा वो क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। ये तो बात हो गई इन दोनों की इमेज फॉर्मेशन की। अगर आप इसे और भी अच्छे से डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं कि हाँ हम किस पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट को रखें कि उसकी इमेज छोटी बने, किस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को रखें कि उसकी इमेज मैग्नीफाइड बने, और ऐसा कौन सा पॉइंट है इस लेंस का जहाँ पे इमेज को रखने से ये हमें क्या दिख रही है, मैग्नीफाइंग दिख रही है, मतलब बड़ी दिख रही है। तो ये सारे पॉइंट आप मेरी दूसरी वीडियो में, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उससे इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। अब मुझे उम्मीद है आपको पूरा क्लियर हो गया हो। बस आप कनकेव मिरर और कनकेव लेंस इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। मेनली हमने जब उसमें पढ़ा था तो हमने क्या देखा था, लेकिन रुकिए मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि जो कन्वेक्स मिरर है उसमें कैसी इमेज बनती है, हमेशा छोटी बनती है और सीधी बनती है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर ही हम साइड मिरर की तरह यूज़ कर रहे थे अपने व्हीकल्स में। पर लेंसेज के केस में ये उल्टा हो जाता है, उसमें कन्वेक्स मिरर था, इसमें कनकेव लेंस है जिसमें हमेशा जो इमेज बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर एक चीज़ याद है कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर के बारे में, तो बाकी जो कनकेव मिरर है और कन्वेक्स लेंस है वो दोनों आपस में उल्टे हो जाएंगे, क्योंकि कनकेव मिरर में हमने देखा था कि उसकी अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग चीज़ें आ रही थी। जैसे कि जब हम बिल्कुल पास ले आए थे तब जाके उसकी जो इमेज बनी थी वो इमेज मैग्नीफाइड बनी थी। पर अभी हमने देखा कि जो कन्वेक्स लेंस है उसमें जब हम बिल्कुल पास लेकर आए तब जाके उसकी इमेज क्या बन रही है, बिल्कुल ही मैग्नीफाइड बन रही है। मीन्स कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या करती हैं, मतलब जो इमेज फॉर्मेशन है वो आपस में एक दूसरे से थोड़े सिमिलर हैं। और जो कन्वेक्स मिरर है और कनकेव लेंस है इन दोनों के जो इमेज फॉर्मेशन है वो थोड़े आपस में सेम है। सनलाइट जो है वाइट होती है या फिर कलर्ड होती है। क्या आपने कभी रेनबो स्काई में देखा है? अगर आपने मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आपने उसे देखा होगा तो आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि ये कब हमें दिखाई देता है, जब भी बारिश हुई हो। और बारिश के बाद, ऐसा नहीं है कि बारिश के बाद ये हमें दिख ही जाएगा, बारिश के बाद जो आकाश है, स्काई है, उसमें सन का भी उगना ज़रूरी होता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि जब भी कभी बारिश होती है अगर उसके बाद कभी धूप निकलती है, थोड़ी सी भी हल्की धूप होनी चाहिए, तब कहते हैं कि देखो शायद हमें दिखे कि रेनबो निकला है, इंद्रधनुष निकला है जिसे हम कहते हैं। द रेनबो इज़ सीन एज अ लार्ज आर्क इन द स्काई विद मैनी कलर्स। जैसे इन्होंने यहाँ फिगर में दिखाया हुआ है कि रेनबो हमें कैसे दिखाई देता है, एक आर्क की तरह। अब मैथ में आपने आर्क पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अपनी आने वाली हायर क्लासेस में आप ज़रूर देखेंगे कि आर्क होता क्या है। आर्क बेसिकली इस तरह का ऐसे साइन होता है जैसे हमारी डी होती है, जिसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, एंगल्स वगैरह को मेज़र करने के लिए। उसी की शेप में हमें पूरे स्काई में ऐसे इस तरह दिख जाएगी कि रेनबो ऐसे निकली हुई है। और उसमें कितने कलर्स होंगे आपने नोटिस किया होगा, तो उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। जैसे इस फिगर में भी हमें दिख रहा है बहुत सारे कलर्स हैं, पर इनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर हम इन्हें अच्छे से ऑब्ज़र्व करेंगे तो हमें दिखेगा कि इसमें 7 कलर्स हैं
जो कौन कौन से होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, विब ग्योर। अब इसमें इन्होंने कलर्स कैसे लिखे हैं, इस डायरेक्शन में, पहले रेड लिखा है, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वॉयलेट। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है रेनबो के कलर्स को याद करने की। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, विब ग्योर। इससे आप याद रख सकते हैं कि रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, 7, और उन कलर्स के नेम भी। तो अब यहाँ पे जो पहेली है क्या कह रही है कि इसका मतलब लाइट में ये 7 कलर्स होते हैं। यस, अब क्योंकि सन की लाइट, बेसिकली इसका जो प्रोसीजर होता है कि जो आकाश में हमें ये रेनबो दिखाई कैसे दिया, जब बारिश हुई, बारिश के बाद हवा में कुछ ऐसे ड्रॉपलेट्स रहेंगे पानी के, क्योंकि बारिश हुई है। तो जब सन की क्या पड़ेगी, इसके ऊपर रे पड़ती है, जब थोड़ा सा सन निकलता है तो इसके ऊपर सन की रे पड़ेगी। तो ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, जिसके कारण अब लाइट पहले इसमें आई, जिसके कारण जो ये लाइट होती है इसी से ही रिफ्लेक्ट होकर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके हमें यहाँ पे रेनबो दिखाई देता है। अगर आप इसे अभी पढ़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप उसे वहाँ से कवर कर सकते हैं कि कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि पहले ने क्या हमसे पूछा कि लाइट में ही 7 कलर्स होते हैं। तो हाँ, लाइट में ही 7 कलर्स होते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा लाइट ड्रॉपलेट्स के ऊपर पड़ी, उसके बाद ही रेनबो बना। तो लाइट में तो 7 कलर्स होंगे, तभी तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह की चीज़ें आपने अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करी होंगी कि जो सोप बबल्स होते हैं उसमें भी हमें बहुत सारे कलरफुल कलर्स दिखाई देते हैं। या फिर जैसे इन्होंने यहाँ पे सीडी दिखाई गई है, अगर इस सीडी को भी हम सन की लाइट में रखेंगे तो उसमें यहाँ पे हमें दिख रहा है ना कितने सारे कलर्स दिखाई दे रहे हैं। तो अब इसी एक्सपीरियंस से क्या हम ये कह सकते हैं कि जो सनलाइट है वो मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का। तो इस चीज़ को चलिए हम इन्वेस्टिगेट करते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू। अब इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए, एक प्रिज्म चाहिए, ग्लास का प्रिज्म चाहिए, और हमने इसे क्या करना है, बिल्कुल ही अंधेरे कमरे में रख देना है। सिर्फ एक ऐसी जगह रखनी है जहाँ से सन की लाइट आ सके, बाकी पूरा का पूरा रूम डार्क होना चाहिए। और एक पोजीशन से यहाँ से क्या आ रही है, सन की लाइट आ रही है, तो हम क्या देखेंगे कि जो सन की लाइट जब इससे पास करी तो इस प्रिज्म से पास करने के बाद वो कितने कलर्स में यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई है, 7 कलर्स में हमें जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है। तो आप इस चीज़ को किसी वाइट शीट ऑफ पेपर पे देख सकते हैं या फिर किसी वाइट वॉल पे जब हम इस कलर को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें दिखेगा कि ये जो कलर्स हैं बिल्कुल रेनबो की तरह ही हैं। क्योंकि जैसे हमने देखा रेनबो में भी क्या हमें यही कलर्स दिखाई दे रहे थे जब रेनबो फॉर्म होती है। और जब हमने इस प्रिज्म से सनलाइट को पास किया और जब हमने इसे एक वाइट पेपर या वाइट वॉल पे इसे ऑब्जर्व किया तो हमने क्या देखा, ये भी बिल्कुल किसकी तरह दिख रहा है, रेनबो की तरह दिख रहा है। तो इस चीज़ से हमें ये पता चल रहा है कि जो सनलाइट है, जो सन की लाइट है, देखने में तो वाइट है पर उसमें कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। द सनलाइट इज सेड टू बी वाइट लाइट, उसे हम क्या कहते हैं, वाइट लाइट कहते हैं। इसका मतलब वाइट लाइट कितने कलर्स से वाइट लाइट में कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स। और इन कलर्स को आइडेंटिफाई करें, जैसे आप पहले ही हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि कौन कौन से कलर होते हैं, विब ग्योर से आप लर्न कर सकते हैं। अब बार बार बोलने का मेरा मकसद क्या है कि आपको ये कलर्स इसी तरह याद हो जाएं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये हैं सारे कलर्स जिसे आप अपनी नोटबुक पे नोट कर सकते हैं। तो अभी तो हमने कहा कि वाइट लाइट में 7 कलर्स हैं, तो इसका मतलब अगर हम 7 कलर्स को मिक्स करें तो क्या वो दोबारा हमें वाइट लाइट दे देगी। तो चलिए इसको भी ट्राई करते हैं हम एक एक्टिविटी से,
जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक्टिविटी में 11.12 एक्टिविटी में हमें क्या कहा है, एक सर्कुलर कार्डबोर्ड डिस्क ले लेनी है, उसको 7 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। इसके 7 पार्ट्स में या तो क्या कर लें आप, कलर कर लें, पेंट कर लें 7 रेनबो कलर्स से, या फिर आप कलर्ड पेपर को पेस्ट कर लें इन जो 7 सेगमेंट्स हमने बनाए हैं। उसके बाद स्मॉल होल कर लेना है उस डिस्क के बिल्कुल सेंटर में। फिक्स द डिस्क लूजली ऑन द टिप ऑफ द रिफिल ऑफ अ बॉल पेन, इंश्योर दैट द डिस्क रोटेट फ्रीली। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो एक जो पेन है उसकी रिफिल लगा दी है और ऐसे लगाना है कि ये बिल्कुल आसानी से क्या कर सके, रोटेट कर सके। जैसे कि इस फिगर में हमें दिखाया हुआ है कि अगर ये आसानी से रोटेट करेगी तभी तो हमें पता चलेगा कि 7 कलर्स को मिक्स करने से वो वाइट कलर दोबारा बन रहा है या फिर नहीं। उसके बाद हमने इसे रोटेट कब करना है, डे लाइट में रोटेट करना है। जब ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट रोटेट करेगी, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो इसके कलर्स मिक्स हो जाएंगे और डिस्क हमें वाइटिश दिखेगी, जैसे कि इस फिगर में हमें शो हो रहा है। अब इस तरह की डिस्क जिसमें 7 कलर्स हों, और 7 कलर्स कैसे, रेनबो वाले, इस तरह की डिस्क का पॉपुलर नेम क्या है, न्यूटन डिस्क। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हाँ, इस तरह की डिस्क को जिसमें 7 कलर्स हों रेनबो वाले, तो उस तरह की डिस्क को क्या नाम है, न्यूटन डिस्क। अब यहाँ पे पहेली ने, यहाँ पे तो हमने क्या बनाया है, एक कार्डबोर्ड का सर्कुलर डिस्क बनाया है, और पहेली ने यहाँ पे क्या किया है, एक ब्रिलियंट आइडिया लगा के उसी डिस्क का क्या बना लिया, एक टॉप बना लिया है, इसमें पेंसिल को इंसर्ट करके बिल्कुल इसके सेंटर में। अब ये लट्टू वगैरह तो आपने चलाया ही होगा, तो इसमें क्या करना है, डिस्क के बीच में पेंसिल लगा के बस इसके ऊपर वाले साइड को ऐसे घुमाकर छोड़ देना है, तो ये भी क्या करेगा, बहुत तेज़ घूमेगा। और जब बहुत तेज़ ये भी घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो ये भी हमें किस कलर का दिखाई दे रहा है, बिल्कुल वाइटिश कलर का यहाँ पे हमें शो हो रहा है। तो यहाँ पे फिनिश होता है हमारा ये जो चैप्टर नंबर 11 है, लाइट। तो बेसिकली इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, चलिए उसका भी एक क्विक रिवीजन हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा टॉपिक था, उसमें सबसे पहले हमने यही देखा था कि कैसे जो लाइट है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि कोई भी पॉलिश्ड सरफेस या शाइनिंग सरफेस किसकी तरह एक्ट करती है, मिरर की तरह, जिसमें हमने प्लेट और जो स्पून वगैरह की एग्जांपल थी वो तो चलो स्फेरिकल मिरर में आ गई थी। जैसे प्लेट वगैरह ये सारी जो चीज़ें थी वो किसकी तरह एक्ट कर रही थी, एक मिरर की तरह एक्ट कर रही थी। और ये दोनों पॉइंट तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो इमेज किस पे बने, स्क्रीन पे, उसको हम कैसी इमेज कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। और जो इमेज स्क्रीन पे ना बने उसको हम कैसी इमेज कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। जो प्लेन मिरर है वो हमेशा कैसी इमेज बनाता है, हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी, जिसमें एक प्रॉपर्टी क्या थी कि इरेक्ट, ये इमेज सीधी बनाता है, इसकी इमेज वर्चुअल होती है, बिल्कुल सेम साइज़ की होती है जैसा ऑब्जेक्ट है, और बिल्कुल ही सेम डिस्टेंस पे बनती है बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब कि जितनी दूर हम मिरर से खड़े हैं उतनी ही दूर मिरर के अंदर हमारी इमेज भी बनती है। तो ये सब क्या है, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इन एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर, और इसमें एक चीज़ डिफरेंट होती है, जो क्या कि लेफ़्ट साइड हमारा क्या दिखता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का राइट साइड दिखता है, और राइट साइड उस ऑब्जेक्ट का लेफ़्ट साइड बन जाता है इमेज में। नेक्स्ट हमने क्या पढ़े थे, स्फेरिकल मिरर्स देखे थे। स्फेरिकल मिरर्स की 2 टाइप थी, कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव मिरर में कैसी इमेज बनती हैं, रियल और इन्वर्टेड इमेज भी बन जाती हैं। जब ऑब्जेक्ट, हमने देखा था कि जो कनकेव मिरर है, इसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो भी सजेस्ट करी थी कि अगर आप बेसिकली जानना चाहते हैं कि किस किस पॉइंट पे हम ऑब्जेक्ट को रखें कि हमारी जो इमेज बन रही है वो छोटी बन रही है या बड़ी बन रही है, ये एक मैंने रे डायग्राम के थ्रू, जैसे मैंने यहाँ पे बनाई है इस तरह रे डायग्राम के थ्रू मैंने एक वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है।
अब इस क्लास के लिए आपका बस इतना जानना ज़रूरी है कि कनकेव मिरर में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती हैं जब तक जो हमारा ऑब्जेक्ट है मिरर के बिल्कुल पास नहीं रखा जाता। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो में भी इसका लिंक डाल दूंगी। वो इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव और कन्वेक्स मिरर के नाम से वीडियो है, आप उसे विजिट कर सकते हैं। ये तो हो गया कि जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास ना हो तब तक तो इमेज रियल और वर्चुअल इन्वर्टेड बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट मिरर के बिल्कुल क्लोज रखा गया है तो इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड, मतलब कि बड़ी बनती है। कन्वेक्स मिरर में कैसी इमेज बनती है? हमेशा चाहे किसी भी पॉइंट पर हो वो हमेशा इरेक्ट बनेगी, मतलब सीधी बनेगी, वर्चुअल बनेगी और स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्या बनेगी? छोटी बनेगी। अब आप यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं कि जहाँ पे भी इरेक्ट आ रहा है वहाँ पे वर्चुअल आ रहा है, और जहाँ पे रियल आ रहा है वहाँ पे क्या आ रहा है? इन्वर्टेड आ रहा है। यहाँ पे भी रियल और इन्वर्टेड, यहाँ पे इरेक्ट और वर्चुअल। और हमने जब प्लेन मिरर वाला देखा था तो उसमें क्या देखा था? इरेक्ट था और वर्चुअल था। तो इससे आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि जो इमेज स्क्रीन पे नहीं बन रही है, मतलब कि वर्चुअल है, वो हमेशा कैसी बनेगी? सीधी बनेगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कनकेव और कन्वेक्स लेंसेज के बारे में। जो कन्वेक्स लेंस है और ये जो कनकेव मिरर है, ये दोनों क्या है? आपस में बिल्कुल सेम है। जैसे इसमें रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही थी बाकी पोजीशंस पे, जब हम ऑब्जेक्ट को दूसरी पोजीशंस पे रख रहे थे, वैसे ही कन्वेक्स मिरर में भी रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनेगी जब तक हम उसे बिल्कुल मिरर के क्लोज ना रखें, और यहाँ पे जब तक हम बिल्कुल उसको लेंस के पास ना रखें। वहाँ पे भी मिरर के पास रखने से इमेज वर्चुअल और इरेक्ट हो गई थी, यहाँ पे भी इमेज लेंस के पास रखने से वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड, ये वहाँ भी हुई थी और ये यहाँ भी होगी। इसलिए मैंने आपको कहा था कि अगर आपको एक चीज़, मतलब मिरर वाला या फिर लेंस वाला, इनमें से अगर आपको कोई एक चीज़ अच्छे से पता है तो आप दूसरी चीज़ को ईजिली रिमेंबर, मतलब उसको याद रख सकते हैं। इसलिए हमने देखा था कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइड अगर हमें देखना चाहते हैं तो हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए मिरर कौन सा यूज़ किया जाता है, जैसे देखा था हमने डेंटिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं, तो कनकेव मिरर यूज़ किया जाता है वहाँ पे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जैसे कन्वेक्स मिरर है और ये कनकेव लेंस है, ये दोनों आपस में सेम है, क्योंकि वहाँ पे भी इमेज किसी भी पोजीशन पे, ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन पे रहे, इमेज हमेशा इरेक्ट, वर्चुअल और स्मॉलर इन साइज बनती है। वैसे यहाँ पे भी लेंस में भी ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन पे रहे, इमेज हमेशा इरेक्ट, वर्चुअल और स्मॉलर ही बनेगी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। और ये टॉपिक तो हमने आज ही कवर किया है कि वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, और जब हम 7 कलर्स को दोबारा मिला दें तो वो वाइटिश कलर भी हमें देने लग जाती हैं। तो यहाँ पे पूरा फिनिश होता है हमारा ये चैप्टर नंबर 11। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बिकॉज़ मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो फिर बहुत अच्छा होगा और मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके जो भी डाउट हो, वैसे मैंने पूरा ट्राई किया है कि आपको कोई डाउट ना रहा हो, अगर फिर भी कोई भी डाउट है आप ईज़िली उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं डेफिनेटली उसे क्लियर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।